और ब्रेक के बाद आज की बड़ी खबर पे करेंगे चर्चा, जो कि गुजरात चुनाव से जुड़ी हुई। लगातार वहां पे सियासी पारा बढ़ता जा रहा है। इसी से जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी। गुजरात चुनाव में मचा सियासी संग्राम। लगातार तमाम जो है बड़ी बातें देखने को मिल रही हैं, तमाम बयान देखने को मिल रहे हैं, और इस पर खास बातचीत करने के लिए तीन मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। श्रद्धा राजपूत, जो कि प्रवक्ता है बीजेपी की, इसके अलावा ज्योति कुमार सिंह, जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस की, साथ ही साथ जपन पाठक जी, वरिष्ठ पत्रकार। ये तीन खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। गुजरात चुनाव में मचा सियासी संग्राम और अपने आप में लगातार हर गुजरते दिन के साथ में बहुत एक चुनौतीपूर्ण कहा जाए या इंटरेस्टिंग होता हुआ दिखाई पड़ रहा है गुजरात का चुनाव। तीनों को बहुत बहुत स्वागत है। श्रद्धा जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि आप बीजेपी से हैं और आपके ऊपर कांग्रेस पार्टी खासतौर से इस बात का आरोप लगा रही है कि आप रियल मुद्दों से हटकर भावनात्मक मुद्दों के आधार पर या बातचीत के आधार पर, बयान के आधार पर गुजरात का चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। इस दिशा में आज का प्रचार भी देखने को मिला है। श्रद्धा जी, आज का जो प्रधानमंत्री जी ने प्रचार किया है, बाकी सभी नेताओं ने भी किया है, पर मेनली हम प्रधानमंत्री जी का प्रचार देखें तो सारी स्पीच उठाकर देख लिए। हर स्पीच के अंदर फैक्ट डेटा दिया गया है। गुजरात में क्या काम हुआ है उसका पूरा रिपोर्ट कार्ड सारी स्पीचों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया हुआ है, और उसी के आधार पर हमने वोट की अपील की है। हमने जो काम किया है डबल इंजन सरकार ने, और जो भरोसा 27 साल से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को गुजरात की जनता ने दिया है, तो वही हमारा एक गुजराती में स्लोगन है, भरोसा नहीं भाजपा सरकार, यानी भरोसे की भाजपा की सरकार। और इसी मुद्दे पे हमने वोट मांगा है। बाकी मधुसूदन मिस्त्री जी जो यहाँ के कांग्रेस के लीडर है, उन्होंने जो डेरोगेटरी रिमार्क्स प्रधानमंत्री जी के ऊपर रखा था, तो प्रधानमंत्री जी ने वही बात कही। और वो बात क्यों न कहें, क्योंकि कांग्रेस के लीडर अगर इस देश के 125 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री के लिए अगर ऐसी डेरोगेटरी असभ्य जो लैंग्वेज है उसका यूज करेंगे, तो समझ लीजिए कि कांग्रेस का माइंडसेट क्या है। तो पहले कांग्रेस को रोना नहीं रोना चाहिए, चारों के चारों स्पीच जो है वो उठाकर देख लेनी चाहिए। वहां प्रधानमंत्री जी ने जो काम गुजरात में किए गए, जो काम हुआ है, उस काम की बात की है, न कि कांग्रेस की तरह एक झूठा स्लोगन दिया है कि 27 साल से तो गुजरात में कांग्रेस है ही नहीं और उनका स्लोगन है कांग्रेस को काम बोले थे। आप हो ही नहीं 27 साल से, तो कौन सा काम बोल भी रहा है तो भाजपा का काम बोल रहा है। जी, ज्योति कुमार सिंह जी कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं हमारे इस पैनल में। ज्योति जी, किस तरीके से, क्योंकि कांग्रेस जब कभी भी कोई हल्की बॉल इस चुनावी सियासत की पिच पे डालती है तो बड़ा अच्छी बीजेपी बैटिंग करती दिखाई पड़ती है, क्यों ऐसे एक बयानबाजी कांग्रेस की ओर से दिखाई पड़ती है जो सिर्फ गोल जैसी हो जाती है कांग्रेस के लिए? क्योंकि ये बयान भी आज हमने देखा किस प्रकार से मधुसूदन मिस्त्री का आया था, उसके बाद प्रधानमंत्री ने औकात वाले बयान को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। आप बयानों की तो बात ना करें, बयानों की बात ना करें, और भारतीय जनता पार्टी के ओछे पने की भी बात ना करें। वो तो उसमें महारत है, पीएचडी है उसमें। अब आइए मुद्दे पर बात, जिस पर ये गुजरात इलेक्शन होना चाहिए। और बयान मतलब मधुसूदन मिस्त्री जी के बयान को आप खारिज कर रहे हैं क्या सर? जिस पर लोग वोट करेंगे ना, ज्योति कुमार जी, बिल्कुल मैं वही आ रहा हूँ, आप उस पर बात कीजिए। आ रहा हूँ सर, उसी पे आ रहा हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी कहा विकास की बात होनी चाहिए सर, लेकिन क्या इस बात को आप खारिज करते हुए आगे बढ़ जाइए? अरिंदर साहब, सर मैंने आपसे सवाल जो किया उसको आप आगे रखिए, आगे बढ़ जाइए ना। आपने उनको बोलने दिया ना, मुझे तो नहीं बोलने दे रहे। सर मैं आपसे सवाल किया, उसका जवाब दे दीजिए, फिर आप उस पर आरोप लगाइएगा सर। सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है कि आप विपक्ष के पार्टियों को भी मौका दे बोलने के लिए। आपने भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया, मुझे बोलने दे। सर आपको सम्मान से बुलाया, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप ये जो क्या मधुसूदन जी का जो, साहब मुझे बोलने तो दें, सुनिए तो मैं आप वही कह रहा हूं, मधुसूदन जी का जो बयान है कि आप उसको खारिज कर रहे हैं, मैं सिर्फ इतना सवाल कर रहा हूं, आप उसका जवाब दे दीजिए, अपनी बात रख दीजिए। सुन लेना जी, प्रधानमंत्री तो खुद बोलते हैं कि मुझे तो मैंने ऐसा काम किया कि मुझे 3-4 घंटे गाली सुनने, 3-4 किलो गाली सुनने पड़ते। तो बोलते हैं, छोड़े ना उन सब। गुजरात में जो है अखिल भारतीय पेपर भर्ती घोटाला क्यों, 15, 16, 17, 18, 19 सब, कभी पटवारी घोटाला, कभी टीचर इंग्लिश टेस्ट घोटाला, कभी शौचालय घोटाला। अब आइए दूसरे में, ये वही। ज्योति जी, आपकी आवाज बेहतरी से नहीं आ रही, मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, आपकी आवाज बेहतरी से आएगी, मैं फिर आपके पास आऊंगा। जपन जी से मैं इस पर मैं कमेंट लूं, उससे पहले श्रद्धा जी जल्दी से इस बात को, क्योंकि वो आप पे आरोप लगा रहे हैं, रियल मुद्दे से आप भटका रहे हैं, जल्दी से कमेंट, उसके बाद मैं जपन जी पे जाता हूँ। ज्योति जी, आपका नेटवर्क बेहतर मैं ज्योति जी से पूछना चाहती हूँ कि आपने प्रधानमंत्री जी की स्पीच सुनी, उसमें मुद्दे ही मुद्दे हैं, लेकिन अगर आपको स्पीच नहीं देखने और आपको एक इटाली का घोटाले का आरोप लगा रहे हैं, भर्तियों में लगातार घोटालों का आरोप लगा रहे हैं, कौन से भर्ती में घोटाले हुए हैं? आप गुजरात में
आकर देखिए, गुजरात एक ऐसा राज्य है जिसने सबसे ज्यादा रोजगारी दी है, चाहे वो सरकारी क्षेत्रों में हो या प्राइवेट क्षेत्रों में हो। 14 लाख पर प्रांत से आए हुए लोग अगर कोरोना काल में वापस जाते हैं और फिर वापस आते हैं गुजरात के अंदर और उन्हें रोजगारी मिलती है, और डेटा उठाकर देख लीजिए, सबसे कम बेरोजगारी का दर अगर पूरे भारत देश में है तो वो गुजरात में है। पूरे भारत भर से लोग गुजरात में आते हैं और गुजरात में बस के सवाया गुजराती बन के रह जाते हैं। ऐसे गुजरात के लिए अगर कांग्रेस कुछ कहेगी तो कांग्रेस को मुंह की पटखनी खानी पड़ेगी यहाँ। ठीक है, देखते जनता किसको मुंह की पटकनी देती है, किसको सर माथे बैठाती है, तो खैर जाहिर सी बात 8 दिसंबर को पता लगेगा। जपन जी, किस तरीके से अब बहुत खुमार बढ़ता जा रहा है इस वक्त गुजरात के विधानसभा चुनाव को लेकर, बयानबाजी बहुत तीखी नहीं हो गई बल्कि अब वो पर्सनल लेवल पर जाती दिखाई पड़ रही है, और हर बार हमने एक ट्रेंड देखा है गुजरात में इस प्रकार के राजनीतिक बयानबाजी और उसके बाद में बदलते हुए परिदृश्य की राजनीति का। अरिंदर प्रताप सिंह जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी ज्योति जी, अभी आपकी आवाज बेहतर से आ रही, मैं आता हूं आपके पास, एक जपन जी से कमेंट ले लूं, मैं आपके पास आता हूं। विपक्ष की पार्टियों को रखने नहीं देंगे सर, बिल्कुल। आप ये देखिए, ये बहुत आसान हो गया है किसी भी पार्टी को ये एंकर्स पे या चैनल पे सवाल खड़ा कर देना। आपको मैंने समय दिया सर, आपका नेटवर्क की कुछ इशू था, मैं फिर आपके पास आ रहा हूं, मैं जपन जी से कमेंट लेके आपके पास आता हूं। जपन जी, संक्षेप में जल्दी से। ठीक है, ओके। देखिए, प्रधानमंत्री ने आज यह औकात वाला इश्यू उठाते वक्त बड़ा साफ कहा कि हम प्रोग्रेस के, डेवलपमेंट के इश्यू पर ही ये चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये पहले से साफ है, और हम इसी इश्यू पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो विपक्ष भी इसी इश्यू पे बहस आगे ले जाए तो फिर विपक्ष हमें परास्त नहीं कर पाएगी अगर इसी इश्यू पे, डेवलपमेंट के इश्यू पे अगर वो डिस्कोर्स ले जाना चाहते हैं तो। लेकिन विपक्ष औकात वगैरह जैसी बातों का प्रयोग करता है, तो ये प्रधानमंत्री ने आज स्पेशली मेंशन किया कि इस तरह की बात ना करें, हमें डेवलपमेंट के विषय पर ही जाना है, हमें जो काम हमने 5 वर्ष में किए हैं आगे करना चाहते हैं, उसी विषय के दायरे में हमें इलेक्शन का कैंपेन चाहिए। लेकिन जो औकात वाले बयान जो दिए हैं, पहले भी इस तरह के बयान दिए गए थे, मौत का सौदा का, गंदी नाली का कीड़ा वगैरह, क्या ये सब बात है? उल्लेख किया, तो उस दिशा में ये इलेक्शन। ज्योति जी, मैं आ रहा हूं आपके पास में। ज्योति जी सुनिए, क्योंकि ये जो पब्लिक डोमेन में है वो आपके नेताओं के द्वारा कहा गया, उस पर अगर बहस होगी तो सुनना पड़ेगा सर, ये आपके नेताओं का। मैं आ रहा हूं आपके पास, फिर आप कहेंगे समय नहीं दिया सर, फिर आप कहेंगे समय नहीं दिया। एक पत्रकार अपनी बात को रख रहा है, आप उसकी बात को दबा रहे, फिर आप कहेंगे समय नहीं दिया। मैं कह रहा हूं अपनी बारी का इंतजार कीजिए, उनका कमेंट लेकर मैं आ रहा हूं आपके पास। जपन जी, संक्षेप में अपनी बात रखें। तो प्रधानमंत्री ने बड़ा साफ किया है कि हम डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के इशू पे ही आगे बढ़ना चाहता है, विपक्ष भी उसी बारे में बात करे, जो हमने काम किया है उसके बारे में बात करे। लेकिन ये जो सारी अनाप शराब बातें हैं, औकात वगैरह, उस पे विपक्ष ना जाए, तो ये प्रधानमंत्री ने आज कहा। ठीक है ज्योति जी, अब मेरा सवाल आपसे ये है, प्रधानमंत्री ने आज अपने भाषण में ये कहा भी है कि साहब विपक्ष को गलत बयानबाजी से बच के विकास की बात करें। अरे सर, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं ज्योति जी, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। उन्होंने अपने भाषण में भी ये कहा है कि गलत बयानबाजी से बच के विकास के मसले में बात होनी चाहिए, तो आप जो बात कह रहे हैं वही बात उन्होंने भी कही, तो विकास की बात करिए ना, तो उस आधार पर जनता को भी समझ में आएगा। जिन आदिवासी, सुन लिया अरिंदर साहब, जिन आदिवासियों की बात, जिन आदिवासी जिनको वनवासी बोलते हैं, उनको आदिवासी मानते नहीं है। ये पूरा देश, पूरा जगह जंगल आदिवासियों का है, उनको ये वनवासी बोलते हैं, तो उनको गाली देते हैं। आप तो उसकी बात तो कर नहीं रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी असेंबली में 7 स्कूल में खुद बोलती है कि केवल एक टीचर है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, तो मुद्दे कहां से कहां ले जा रहे हैं आप? वहां के पोर्ट पर 2,979 करोड़ का ड्रग्स पकड़ाता है, उसकी बात नहीं करते हैं। 50 केजी एक हीरोइन पकड़ाता है, उसकी बात नहीं करते हैं। मोराबी में बताइए 150 लोग मारे गए, 47 बच्चे, जिसमें 47, आज 22 दिन हो गए त्रासदी के, कोई असली आदमी नहीं पकड़ा गया, तो उसकी बात आप नहीं करते हैं। क्यों भाई, क्यों सर? आप यहाँ पे हैं और आप बात कह रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि बात नहीं करते हैं। सर आप ठीक है ना, लेकिन आप जो ये बात कह रहे हैं, ये तमाम आरोप लगा रहे हैं, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने कितने मामलों में, आपने इससे ड्रग्स का आरोप लगा दिया, कितने मामलों में इन आरोपों को लेकर आप कितने मामलों में सड़क पे उतरे हैं, कितने मामलों में आप कोर्ट तक गए कि साहब ये इतना गलत हो रहा है गुजरात में, वो भी तो कम से कम जनता के सामने आना चाहिए, या महज ये एक राजनीतिक आरोप है? चलिए ज्योति जी, आपकी आवाज फिर से बेहतर से नहीं आ रही है। श्रद्धा जी, इन आरोपों का जवाब, क्योंकि बहुत कुछ खराब हो रहा है गुजरात में और जनता जवाब देगी, कांग्रेस आप पे सीधा आरोप लगा रही है। श्रद्धा जी।
अभी ये लोग वन बंधु योजना जो आदिवासी लोगों के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर जब नरेंद्र मोदी जी थे अब तक चली आ रही है, और जिस जीजा जी ने बीकानेर लैंड स्कैम किया हो, किसानों की जमीन जो खा गए हो, वो जमीनों की बात कर रहे हैं। पहले जीजा जी से हमारी जमीन तो हमारे किसानों की वापस दिलवाई है। और दूसरी चीज, ड्रग्स सरकार पकड़े या ना पकड़े, अगर कांग्रेस को इतना कॉन्फिडेंस है तो कांग्रेस गुजरात के घोषणा पत्र में लिख दे कि ड्रग्स नहीं पकड़नी चाहिए। ड्रग्स पकड़ना तो सरकार का काम है। सरकार, गुजरात के पुलिस जो है, नार्कोटिक डिपार्टमेंट से और केंद्र की एजेंसियों ने बहुत अच्छा काम किया है। हमें उड़ता पंजाब नहीं बनाना है। हमें गुजरात या गुजरात की ओर से किसी भी भारत के अंदर ड्रग को पेनिट्रेशन नहीं होने देना, और ये पेनिट्रेशन विदेशों तक भी हो सकता है। पूरे देश और दुनिया को बचाने के लिए ड्रग्स पकड़ा जा रहा है तो ड्रग्स पकड़ा ही जाएगा गुजरात के अंदर, और इसका पेनिट्रेशन नहीं होने दिया जाएगा। तो ऐसी बरगलाने वाली बात ना करें आप। विकास के मुद्दे पे हमने जो डबल इंजन की सरकार ने काम किया है, हमने जो एजुकेशन में काम किया है, हमने जो हेल्थ में काम किया है। भाई साहब मैं आपको बताती हूँ, इनके गहलोत जी आते हैं और बोलते हैं हम लोग हेल्थ का मॉडल देंगे। अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल से लेके अहमदाबाद की 5 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हॉस्पिटल्स के डेटा उठा के देख लीजिए। मुझे गर्व है कि राजस्थान से मेरे भाई बहन आके यहाँ पे आईपीडी और ओपीडी में सेवाएं लेते हैं। कितने लोग यहाँ आके अपनी रोजगारी लेते हैं। तो पहले अपने मॉडल्स को सुधारें और फिर गुजरात की बात करें। जी जपन जी, जल्दी से, क्योंकि ये क्या आदिवासी या वनवासी शब्द चयन को लेकर तक बात सीमित है या जो योजनाएं हैं वो उन तक पहुंच रही, क्योंकि सौराष्ट्र में पानी पहुंचना ये अपने आप में गुजरात नहीं बल्कि देश और दुनिया ने भी देखा है। देखिए, सौराष्ट्र में ये उल्टी रकाबी जैसा है वो पूरा विस्तार, और 20 मंजिला ऊंचा पंपिंग करके ढंकी के पंपिंग स्टेशन से सौराष्ट्र में पानी पहुंचाया जा रहा है। और डैम्स आप जानते हैं कि बारिश में ही बढ़ते हैं, मानसून के सीजन में डैम्स में पानी की आवक होती है। लेकिन गुजरात के सौराष्ट्र में आप पाएंगे कि सर्दियों में भी डैम में पानी आता है, गर्मियों में भी पानी आता है, क्योंकि सारे डैम इंटरलिंक किए गए नर्मदा की कनेक्टिविटी के साथ। एक बड़ा पाइपलाइन बिछाया गया है। पाइपलाइन का एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क है, और ये नेटवर्क की पाइपलाइन ऐसी है कि जिसमें से पूरी कार पसार हो सके, और नर्मदा का पानी आज कच्छ में पहुंचता है, कच्छ की बॉर्डर तक पहुंचता है, सौराष्ट्र के कोस्टल इलाकों तक पहुंचता है। जब पानी की किल्लत थी तब सौराष्ट्र की परिस्थिति क्या थी, उसकी बात बार बार आज गुजरात के इलेक्शन के डिस्कोर्स में हो रही है। जी ज्योति जी, सवाल यह है कि सौराष्ट्र के आदिवासी या तमाम अन्य लोगों की जिंदगी को बदलने वाला पानी पहुंचाने का जो काम सरदार सरोवर डैम और नर्मदा के माध्यम से किया गया, और आप आदिवासी वनवासी को लेकर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जिस सरदार सरोवर डैम से यह पानी पहुंच रहा है नर्मदा नदी का, उसके विरोध करने वालों को लेकर कांग्रेस साथ में खड़ी दिखाई पड़ती है। आरोप साफ तौर पे लगते हैं। तो ऐसे में कैसे उस विरोध को करने वाले लोगों के साथ में कांग्रेस जाएगी? ये आरोप का है, इसका क्या जवाब? देखिए, जिन आदिवासियों को आप उनकी आदिवासी आइडेंटिटी रहने नहीं देना चाहते हैं, आप उनको वनवासी करके उनके जगह जमीन को सब छीनकर, आप उनके जंगल उसके अधिकार को छीनकर, आज यही वजह है ना कि जॉबलेस रेट जो इंडिया में 7.7% हो गया। क्यों हो गया भाई, क्यों हो गया? आप इन बातों को देखिए। आज जितनी भी बातें ये करते हैं, आप देखिए इनकी एक भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता देखिए कि अपने कमल के फूल को G20 का सिंबल बना देते हैं। इनकी देखिए ना कहां से कहां चलाता है। आज ये जीएसटी लगाए हैं और चाहे जो भी और डिमोनेटाइजेशन किए हैं, वो सारा किसको फायदा हुआ? केवल 2-3 लोगों को गरीबों को फायदा हुआ क्या? जो छोटे रोजगार करने वाले हैं उनको फायदा हुआ क्या? किसानों को फायदा हुआ क्या? आपको पता है नरेंद्र साहब कि वहां पर महिलाओं, दलित महिलाओं और अति पिछड़ा लोगों का और जिन लोगों का उनके साथ क्या अत्याचार हुआ है, कितने उनके साथ बलात्कार, रेप हुए हैं, इन पर मुद्दा करना है ना। उनकी पढ़ाई की बात करनी है, उनकी मेडिकल की बात करनी है, इन पर तो बात ही नहीं हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, इन पे होना चाहिए। लेकिन जब क्राइम रेट चले जाते हैं कि सीआरबी के आंकड़ों की बात आती है, जब आती है तो उसमें राजस्थान अव्वल नजर आता है, ये भी मसला आता है। लेकिन आपने सर इस बात को थोड़ा सा कह के आप रेफरेंस से निकल के, मैं समझना चाहता हूं, आपकी आवाज अब बेहतरी से आई है। क्या सरदार सरोवर डैम से जो सौराष्ट्र को पानी पहुंचा है, और आपने कहा कि वनवासियों की जमीन ले लेना चाहते हैं, तो क्या आप उसका विरोध करने की बात कर रहे हैं, उस डैम का आप उनके साथ खड़े? क्या आप ये कह रहे हैं क्या? कांग्रेस पार्टी किसी भी जन समुदाय के किसी भी तरह के लोग हो, चाहे जनजाति के हो, आदिवासी हो, चाहे वो अति पिछड़ा लोग हो, उनके सामूहिक वेलफेयर के लिए हमेशा तो सौराष्ट्र तक जो पानी पहुंचा उसके साथ खड़े होंगे ना। तो नर्मदा विरोधी जो लोग थे उनके साथ खड़े होते तो ये राजनीतिक आरोप आप पे लगता ही है। तो यही एक समस्या है, क्योंकि आप उसको खारिज कर रहे हैं। श्रद्धा जी वो आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर लगातार इस बात को लेकर कि किस तरीके से आप लोग वन जमीन ले रहे हैं, आदिवासियों के लिए बेहतरी से काम नहीं कर रहे हैं।
वो लगातार इस बात के लिए कह रहे हैं। ये इनकी उम्र का मैं लिहाज करती हूँ, बना उनको पानी के बिना रखा जाए तो उन्हें पता चले कि पानी की कीमत क्या होती है। ऑफिशियल रिपोर्ट 2005 में ज्योति जी, आप कई आरोपों को मैं बीजेपी से ले रहा हूँ, जरा आप आ जाने दीजिए, जब आपको मैं आपके पास आया था। जी अब ज्योति जी, आपको थोड़े दिन पानी के बिना रखा जाए तो आपको पता चल जाएगा कि पानी की कीमत क्या होती है। वैसे होना नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 2005 में गवर्नमेंट की ऑफिशियल रिपोर्ट आई थी, जब चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे, कि अगर पानी की किल्लत पे काम नहीं किया गया तो सौराष्ट्र बेल्ट के लोगों का माइग्रेशन होगा और नॉर्थ गुजरात का जो बेल्ट है उसे सूखा घोषित ज्योति जी, किया आप जाएगा। लगातार बोलेंगे तो आपकी बात बेहतरी से नहीं आएगी, ना कोई तथ्य आ पाएगा। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अपने आपने बारी में बोला, आरोप लगाया, उसका मैं जवाब ले रहा हूं। सर, फिर वो कांग्रेस के बारे में परसेप्शन बनता है ना कि आप एक तथ्यात्मक बात नहीं रख रहे, बहस को सार्थक तरीके से आगे नहीं चला रहे। मैं आपको ऑफिशियल रिपोर्ट दे रही हूँ ज्योति जी, भाई साहब। मैं आपके ही आरोप को बीजेपी तक ले गया हूं सर, मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं, मुझे आप कंडक्ट शांति करने से दीजिए बैठिए, सर, थोड़ा उनसे पानी जवाब दे पीजिए, रहा हूं। थोड़ा जी, पानी पीजिए, थोड़ा पानी पीजिए भाई जी साहब। जी, और मैं श्रद्धा आपको जी, बता रही हूँ- अपनी बात आप रखें। जी हाँ भाई साहब, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऑफिशियल रिपोर्ट है 2005 में, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, अगर पानी की किल्लत पे काम नहीं किया जाएगा तो सौराष्ट्र का बेल्ट के लोगों को माइग्रेशन में जाना पड़ेगा और नॉर्थ गुजरात रन यानी ड्रॉट घोषित होने वाला था। उसके बाद सौनी योजना, ये जितने भी नर्मदा कैनाल है, सरदार सरोवर है, शत्रुंजय डैम है भावनगर के अंदर, जिसमें 24/7 पानी रहता है, इसके ऊपर काम हुआ है। काम इतना अच्छा हुआ है कि जो बनासकांठा जो एरिया ड्रॉट बोला जाता है, वहां पे अनार की खेती होती है। ज्योति जी, और क्या फायदा होगा बताइए? आप अपनी बात भी रख रहे हैं जो पहुंच नहीं रही है, मतलब फायदा क्या हुआ सर? टेलीविजन की डिबेट तो फिर ये बहस का मतलब बेवजह कर दिया हमारे ना। कच्छ के अंदर। सर, मैं आपके आरोप को ही लेकर उनसे जवाब पूछ रहा दिखाई हूं। देता जी, तो फिर ये उनकी प्रॉब्लम है। ठीक है जपन जी, जल्दी से आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी एक अपना पूरी ताकत लगाए हुए और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि कांग्रेस को बमुश्किल 5 सीटें आएंगी, आप मुझसे लिख के ले लीजिए। तो इस बार को लेकर क्या सीधे मुकाबले से मामला त्रिकोणीय को ओर बढ़ता दिखाई पड़ रहा है? जपन जी, नहीं, परसेंटेज में त्रिकोणीय हो सकता है, वो भी सारी सीटों पे नहीं, कुछ सीटों पे, लेकिन रियल में आम आदमी पार्टी के कुछ उम्मीदवार जो है वो आम आदमी पार्टी की वजह से नहीं, लेकिन पाटीदार कोटा एजिटेशन की वजह से पहले से प्रसिद्ध है। तो ऐसे कुछ 4-5 उम्मीदवार है, वो रियल कंटेस्ट में है। ट्रायंगुलर कंटेस्ट अगर होगी तो 5 से 7 या 8 सीटों में होगी। अदरवाइज बाकी में परसेंटेज में शायद आम आदमी पार्टी थोड़े वोट ले जाए, जो कांग्रेस का बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन सीटों की दृष्टि से देखें तो आम आदमी 0 सीट भी ला सकती है, 1, 2, 3, 4 या 5 सीट भी ला सकती है। ये अभी आम आदमी पार्टी का रियलिटी है, चाहे वो कुछ भी कह दे। जी जपन जी, संक्षेप में चंद्र ठाकुर जैसे कांग्रेस के नेताओं का बयान, ये भी अपने आप में सियासी तौर पे बड़ा तूल पकड़ा रहा है इस वक्त गुजरात में, लिहाज से देखा जाए तो। लेकिन आपने जी देखिए, हाँ, कम्युनल ध्रुवीकरण और कम्युनल प्रोपेगेंडा के आरोप भाजपा पे लगते हैं, लेकिन अगर आप रियलिटी में किसी भी इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन में कितनी कंप्लेंट फाइल हुई है उसके अगर आंकड़े निकालेंगे तो आप पाएंगे कि और पार्टियों की उसमें ज्यादा हिस्सेदारी है। और चंदन जी ठाकुर का जो निवेदन है उस पर भी भाजपा ने इलेक्शन कमीशन में कंप्लेन कर दी है, वो हिंदू मुस्लिम वाली बात थी। एक और भी विधायक कांग्रेस के हैं, उनका भी ऐसा बयान आया है, हालांकि उन्होंने कहा कि 2017 का है, लेकिन भाजपा के प्रवक्ता का कहना है कि चाहे 2017 का हो। बिल्कुल ज्योति जी, आप भले बयानों को खारिज कर रहे हैं, लेकिन ये बयान पूरा माहौल बनाते हैं और इसके आधार पर जनता को एक समझने की एक मौका मिलता है। निश्चित तौर से मुद्दे, मसले, बयान सब चीजें मायने रखते हैं और शायद ये सारी चीजों पर बहस होनी चाहिए। फिलहाल वक्त इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पे विस्तार से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। और यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होंगे, कुछ और खबरों से आपको रूबरू कराएंगे।